दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की सातों विधानसभाओं की। सातों विधानसभाओं में इस बार क्या समीकरण बैठे, ऐसे में जो प्रत्याशी थे वो जीते हैं, उनकी क्या गणित रही और कहां पर जो है परिणाम चौंकाने वाले आए और कहां पर क्या गणित सेट हुई। बाड़मेर में इस बार विधानसभा चुनाव में 14,90,000 लोगों ने अपना मतदान दिया और इसमें अधिकतम संख्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की रही, यानी कि महिला वोटर्स ने इस बार भागीदारी ज्यादा निभाई। अब हम एक एक करके सातों विधानसभाओं को लेकर विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जैसलमेर की दोनों विधानसभाओं पर क्या हुआ। बाड़मेर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो चौटन विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करें। चौटन विधानसभा क्षेत्र में आज से करीब एक महीने भर पहले यह कहा जा रहा था कि वहां पर पद्माराम मेघवाल जो हैं वो मजबूत साबित होंगे, क्योंकि पद्माराम मेघवाल और हादी परिवार के बीच में जो अनबन चल रही है, जो आपसी मतभेद हैं, वो अगर सुलझ जाते हैं तो वहां से पद्माराम मेघवाल को कोई भी नहीं हरा सकता। और उसके बाद ये भी हुआ, साथ ही साथ पद्माराम के लिए एक और अच्छे संकेत आए तरुण राय कागा का आरएलपी से चुनाव लड़ना। उसके बाद ये तय माना गया था कि अब पद्माराम किसी भी सूरत में जो है वो चौटन से चुनाव नहीं हारेंगे और पद्माराम यहां से सीट कांग्रेस की निकालेंगे और बाड़मेर से अगर कांग्रेस ने सबसे पहले खाता खोला तो वो चौटन की होगी। लेकिन परिणाम यहां पर कुछ अलग थे। अंतिम दौर में जब परिणाम चल रहे थे, मतगणना चल रही थी, तब तक अंतिम राउंड तक जो है वो 21वें राउंड तक पद्माराम मेघवाल आगे थे और आखिरी जब 2 राउंड थे तब ये था कि वहां पर एक बार आदूराम मेघवाल आगे आ गए और अंतिम राउंड में आदूराम मेघवाल 2170 वोटों से जीत गए। फिर ये कहा जा रहा था कि ये परिणाम चौंकाने वाले थे, लेकिन वहां पर जो काम कर गया है आदूराम मेघवाल के लिए, जो फैक्ट काम कर गया है, उसका सीधा सीधा असर जो है वो मोदी की सभा का भी रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार सनातन धर्म को लेकर के जो हिंदुत्व का कार्ड खेला है वो भी आदूराम मेघवाल के लिए जो है वो संजीवनी साबित हुआ। ऐसे में रूप सिंह चौटन का हमेशा ही बीजेपी के प्रति विशेष जो है रहता है और बीजेपी के बड़े नेता के रूप में बाड़मेर में माने जाते हैं और उनका असर इस बार चौटन क्षेत्र में अच्छा रहा, ये बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे बड़े नाम जो हैं वो, चाहे इस क्षेत्र की बात करें, आप अगर बात लीलसर, बाछड़ाऊ, इस तरफ के गांवों की बात करें तो यहाँ जो है आरएलपी का जो वर्चस्व ज्यादा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आदूराम मेघवाल बाजी मार गए। वहीं सेडवा क्षेत्र में पद्माराम मेघवाल को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है पद्माराम मेघवाल मजबूत वो रहेंगे, वहां पर पद्माराम मेघवाल के साथ भीतरघात हुई है धनाऊ और सेडवा क्षेत्र में, ये भी माना जा रहा है। ऐसे में फागलिया, जहां पद्माराम मेघवाल का जो है घर है, वहां उनका था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। वहां पर हालांकि बीजेपी हर समय जो है मजबूत होती, लेकिन इस बार जो बीजेपी कमजोर रही तो कहीं ना कहीं उसको भी पद्माराम मेघवाल जो है वो कवर ढंग से नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा कि वहां पर आदूराम मेघवाल जो बीजेपी के थे उन्होंने अपनी सीट निकाल दी। अब अगर बात अपन वहां से आने के बाद गुड़ामालानी की करें तो गुड़ामालानी में के विश्नोई शुरुआत से ही मजबूत माने जाते रहे कि के विश्नोई और बाड़मेर की सातों विधानसभा में सबसे बड़ी जीत के विश्नोई की हुई। हालांकि वहां पर अगर हेमाराम चौधरी उनके सामने चुनाव लड़ते तो के विश्नोई के लिए जो टक्कर है वो सीधी होती, लेकिन जब कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम आया, एक बार की हेमाराम चौधरी उनके साथ रहे, तब ये कहा जा रहा था कि अब कर्नल सोनाराम चौधरी वो मजबूत हो सकते थे। लेकिन गुड़ामालानी की जनता ने यह तय कर लिया था कि अगर हेमाराम चौधरी और कर्नल सोनाराम के विश्नोई की टक्कर होती है तो फिर सोचेंगे, नहीं तो के विश्नोई के पक्ष में अधिकतर मतदान रहे। ऐसे में 15,000 से अधिक वोटों से के विश्नोई की वहां से जीत हुई और कर्नल सोनाराम चौधरी की हार हो गई। अब उसके बाद सिवाना काफी इंटरेस्टिंग विधानसभा क्षेत्र थी, क्योंकि वहां से कर्नल मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सीधे राहुल गांधी से उनके सीधे संबंध है और उन्हीं के कारण ही उनको कर्नल मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट मिली थी। हालांकि वो तैयारी जैसलमेर से कर रहे थे। फिर वहां पर कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, हरीश चौधरी की बात करो, हेमाराम चौधरी की बात करो, कर्नल सोनाराम चौधरी की बात करो, मेवाराम जैन की बात करो, तमाम जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, तमाम नेताओं ने
सिवाना में ये फोकस कर दिया कि वहां से कर्नल मानवेंद्र सिंह को जिताना है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनील परियार का निर्दलीय खड़ा होना सीधा सीधा कांग्रेस के लिए वहां नुकसान हुआ, क्योंकि सुनील परियार जो है अशोक गहलोत के करीबी लोगों में से माने जाते हैं। तो मूल कांग्रेस के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो दो भागों में बंट गए, और ऐसे में वहां पर बीजेपी ने तीसरी बार हमीर सिंह भायल जो है बीजेपी से वो विधायक चुने गए। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो थान सिंह डोली ने जैसे ही आरएलपी से टिकट लेकर आए तो वहां पर बीजेपी को कमजोर माना जाता रहा। हालांकि पहले टिकट को लेकर कई प्रकार की बातें हुई कि किसको टिकट मिलेगी, अरुण चौधरी को टिकट मिली, तब परिवारवाद जैसी बातें आई, कई प्रकार की बातें आई। लेकिन थान सिंह डोली जब आरएलपी से टिकट लेकर आए तब यह था कि अब वह जो कांग्रेस मदन प्रजापत वन वे निकलेंगे। साथ ही साथ बालोतरा जिला बनाना भी पचपदरा के लोगों में यह था कि बालोतरा जिला बनाया, तो ऐसे में मदन प्रजापत मजबूत थे। लेकिन आखिरकार जो है अमराराम चौधरी की राजनीति और बीजेपी की एकजुटता, कैलाश चौधरी की उसमें एंट्री, भरपूर मेहनत, ये जो है वो बीजेपी के लिए काम आई। और ऐसे में तमाम जो लोग थे बीजेपी के, जितने भी दावेदार थे टिकट लाने के, वो कहीं ना कहीं आखिर में एकजुट हो गए। हालांकि नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। ऐसे में बजरंग पालीवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता थे, वो भी इनके साथ जुड़ गए। महेश बी चौहान का जो नामांकन था वो वापस लेना, तमाम बातें काम आई। हालांकि थान सिंह डोली ने पचपदरा में अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है, क्योंकि आरएलपी से टिकट लाने के बाद इतने संख्या में वोट लाना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए थान सिंह डोली आरएलपी से चुनाव लड़ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि थान सिंह डोली जो है इस बार कितने वोट लाएंगे, ये भी बातें की जा रही थी। लेकिन वहां पर थान सिंह डोली ने पचपदरा विधानसभा में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ये दिखाया है कि मैंने सिर्फ बातों में राजनीति नहीं बल्कि लोगों के काम भी किए, लोगों के साथ खड़ा रहा, ऐसे में इतने वोट मुझे मिले। बात अगर बायतू विधानसभा की करें तो बायतू में आप देखिए हरीश चौधरी, बालाराम मूंड और उम्मीदाराम, त्रिकोणीय मुकाबला। सबसे पहले टिकट बालाराम मूंड को मिली। बालाराम मूंड ने जो है सबसे पहले टिकट मिलने का फायदा बालाराम मूंड को सीधा सीधा हुआ, और जब तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, सूची नहीं आई थी और आरएलपी की नहीं आई थी, तब तक ये कहा जा रहा था कि सहानुभूति जो है वो बालाराम मूंड के साथ होगी। यहां से बालाराम मूंड बीजेपी टिकट निकाल सकती है, बुजुर्ग आदमी हैं और ये अंतिम चुनाव लड़ रहे, तो इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद हरीश चौधरी की सूची में नाम आना, फिर आरएलपी की ओर से लगातार मेहनत की जाना, और उम्मीदाराम बेनीवाल के प्रति जो 2018 में हारे थे वो सिंपैथी कहीं ना कहीं जो है वो बालाराम मूंड को लगातार कमजोर करती रही। ऐसे में प्रियंका चौधरी की टिकट बाड़मेर से कटना, कहीं ना कहीं इसका भी असर बायतू में सीधा सीधा पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सभा थी बायतू में, उसके बाद से एक बार 2-3 दिन के लिए ये हो गया कि बालाराम मूंड जो है वो वापस जो है वो मजबूत स्थिति में आ गए हैं। लेकिन आखिरकार हरीश चौधरी की जो पूरी की पूरी टीम थी, उनकी टीम मैनेजमेंट था, वो अलग अलग जगह पर हरीश चौधरी के लिए कारगर साबित हुई। हालांकि हरीश चौधरी को अगर किसी ने जिताया है अगर ये कहें, हालांकि वोट तो थे, ईवीएम मशीन की जब तक काउंट हुई वहां तक हरीश चौधरी पीछे थे। लेकिन जब बैलेट पेपर सरकारी कर्मचारियों ने जो मत दिए थे वो खुले, उसके बाद हरीश चौधरी की जो है वो जीत हुई। उसके बाद कई प्रकार की बातें आई, रिकाउंटिंग जैसी बातें भी हुई और ईवीएम के जो हैं वो भी चेक किए, तमाम प्रकार की बातें हुई। लेकिन आखिरकार हरीश चौधरी ने चुनाव जीते। लेकिन बायतू में जो चाहे आरएलपी के समर्थक थे या फिर कांग्रेस के थे या फिर बीजेपी के थे, लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि उम्मीदाराम बेनीवाल जो हैं वो चुनाव हार गए हैं, इसका हमें दुख था। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम हरीश चौधरी को जिताना चाहते थे, उनको हराना नहीं चाहते थे, लेकिन उम्मीदाराम बेनीवाल को हमने मजबूरी से के कारण हरीश चौधरी को जिताने के कारण जो है वो वोट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदाराम बेनीवाल के प्रति पूरे बायतू ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में लोगों की सिंपैथी जो है वो जबरदस्त बढ़ रही है, लोगों की भावनाएं उनके साथ है और हर कोई व्यक्ति उनके संघर्ष को सलाम कर रहा है। अब अगर हम बात करें शिव विधानसभा क्षेत्र की, राजस्थान की सबसे चर्चित ये सीट थी शिव विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जो है जबरदस्त टक्कर थी और सीधा मुकाबला जो है 4 प्रत्याशियों का था। हालांकि 5 प्रत्याशी जो हैं आरएलपी से जालम सिंह रावलोत जो हैं उनकी भी टक्कर मानी जा रही थी। वो भी आरएलपी से टिकट लाने के बाद पहले यहाँ विधायक रहे, तो कह रहे कि जालम सिंह रावलोत अच्छे खासे यहाँ से वोट लाएंगे। हालांकि कई प्रकार के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सीधी सीधी जो टक्कर है वो 4 प्रत्याशियों की थी। कांग्रेस बीजेपी, निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय, यानी कि रविंदर सिंह फतेह खान की टक्कर मानी जा रही थी और स्वरूप सिंह और अमीन खान की टक्कर मानी जा रही थी। यहाँ पर कई सियासी घटनाक्रम हुए, कई उठापटक हुए, कई प्रकार के समीकरण हुए, कई गणितें बैठी
वहां से जो पिछली बार आरएलपी से चुनाव लड़े उदाराम मेघवाल ने फतेह खान का साथ दिया। फिर ये बातें हुई कि शिव से फतेह खान को जाट कम्युनिटी, मेघवाल कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के अधिक वोट मिलेंगे और वहां से फतेह खान जो है टिकट निकाल सकते हैं। टक्कर जो है, हालांकि जो बातें की जा रही थी उसमें सच्चाई भी थी, टक्कर फतेह खान और जो है रविंदर सिंह की रही और तीसरे चौथे की टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की रही थी। दावे ये भी थे कि अमीन खान जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत है, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो फतेह खान से ज्यादा अमीन खान को मिले हैं, लेकिन स्थिति वहां पर सारी की सारी जो है बदली गई। वहां पर जो परिणाम थे, रविंदर सिंह भाटी का चुनाव लड़ना और जीतना, और वो भी निर्दलीय, न कोई उनके साथ बड़ा चेहरा, न कोई बड़ा एक ऐसा नाम स्टार प्रचारक, सिर्फ वही रोड शो में भी वही, सभाओं में भी वही, डोर डोर तक जाना भी वही, लोगों से मीटिंग करना भी वही। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत। इस जीत पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें हैं कि किस तरीके से आज से करीब 2-3 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा करना, यात्रा निकालना, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करना, फिर निर्दलीय टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ना, लगातार संघर्ष करना और आखिर में 3,950 वोटों से जीतना, ये अपने आप में इतिहास रच दिया है इस जीत ने रविंदर सिंह भाटी की। और अब पूरे प्रदेश में रविंदर सिंह भाटी की चर्चा है। हालांकि रविंदर सिंह भाटी की जीत और चुनाव लड़ने को लेकर भी कई प्रकार की कोशिश हुई। बीजेपी यहां पर जो है वो लगातार कई यहाँ पर नेता भी आए, अलग अलग जगहों पर सभाएं भी हुई, लेकिन सफल बीजेपी यहाँ पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी नहीं हुई। यहाँ पर टक्कर निर्दलीय थी, फतेह खान और रविंदर सिंह की, और इसमें रविंदर सिंह भाटी जो है वो बाजी मार गए हैं। अब अगर अपन बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में भी यहाँ पर मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस और निर्दलीय का था। प्रियंका चौधरी जो बीजेपी से तैयारी कर रही थी, 2013 में उनको टिकट मिली थी, 2018 में कर्नल सोनाराम को टिकट मिलने के बाद टिकट कटी और 2023 में इन्होंने टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेवाराम जैन की अगर बात करें तो मेवाराम जैन का यह दावा था कि मैंने बाड़मेर में इस बार सर्वाधिक काम कराए हैं, कभी कोरोना में लोगों के साथ जाने का, अस्पताल जाने का हवाला दिया और कई सारे काम भी करवाए हैं। और बाड़मेर के लोग भी कहते हैं कि मेवाराम जैन ने इस बार बाड़मेर में विकास कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेवाराम जैन के विकास से ज्यादा जो है प्रियंका चौधरी की जो संघर्ष है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनके साथ जगरामपुरी जी का आना, ये अपने आप में भारी पड़ गया और प्रियंका चौधरी ने चुनाव जीत लिए। 13,000 से अधिक वोट जो हैं वो प्रियंका चौधरी को मिले। हालांकि बीजेपी के यहां से दीपक कड़वासरा थे, वो महज 5,000 और कुछ वोट ला पाए। आप देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी बाड़मेर में इस तरीके से पिछड़ सकती है, ये अंदाजा नहीं था। ये कहा जा रहा था कि हाँ, यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दीपक कड़वासरा रहेंगे, करीब 20,000 वोट उनको आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और 5 और 6,000 के बीच बढ़ गए। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी गणित है। आप देखिए कि किस तरीके से बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में जो है उसमें 4 सीटें जो हैं बीजेपी लाने में सफल हुई हैं, 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस। और अगर 2 निर्दलियों की बात करें तो वो दोनों निर्दलीय जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में प्रियंका चौधरी की जीत जो है उसको लेकर और सिर्फ से रविंदर सिंह की जीत को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि वाकई में लोग इनके साथ थे, लोग इनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे और एक लहर थी जिसके तहत इन दोनों ने चुनाव लड़े हैं। और प्रियंका चौधरी ने यही कहा है कि बाड़मेर की जनता जो है 15 सालों से यहाँ पर विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, तो अब मैं बाड़मेर की जनता के लिए काम करूंगी। और रविंदर सिंह भाटी ने भी अपने क्षेत्र में ये कहा है कि मैं यहाँ पर विकास की गंगा बहाऊंगा और कई मुद्दों के साथ उन्होंने चुनाव लड़े हैं। तो ये बाड़मेर की 7 विधानसभाओं की मोटा मोटी गणित है कि कहां से क्या हुआ है और कैसे क्या समीकरण के साथ चुनाव यहां पर जीते गए हैं। धन्यवाद।